नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरों का एक्सरे, एक ऐसा शो जिसमें हम जानेंगे खबरों को विस्तार से, जिसमें आप जाएंगे खबरों की गहराई तक, खोलेंगे हम खबर की परत दर परत वो खबरें जो आपसे जुड़ी हुई हैं और जो आपके लिए हैं बेहद ज़रूरी, लेकिन दिन भर की भागदौड़ में आपसे गई हैं छूट। ऐसी खबरों को तमाम खबरों के बीच से चुनकर लाएंगे आपके लिए और करेंगे खबरों का एक्सरे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं खबरों का एक्सरे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी खबरें हैं जिन्हें हम खबरों के पिटारे से आपके लिए चुनकर लाए हैं और जिनका हम एक्सरे करेंगे। तो पहली खबर अपनी बता दें आपको, और हमारी पहली खबर, बदला नाम शुरू हुई सियासत। क्या ये खबर है, ये हम आपको बताएंगे, पूरी तसल्ली से बताएंगे। दूसरी खबर का हम रुख करेंगे और दूसरी जो हमारी खबर है वो है एक स्कूल ऐसा भी, लेकिन कैसा है वो स्कूल और कौन सा है वो स्कूल, ये बताएंगे आपको। उसके बाद हमारी जो आज की तीसरी और आखिरी खबर है वो है रिजर्वेशन पर सरकारी कंफ्यूजन, क्यों, क्या, कैसे, सब आपको तसल्ली से बताएंगे। तो ये हमारी आज की तीन खबरें जिसके बारे में हम बात करेंगे और तसल्ली से आपको इन खबरों के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे अपनी पहली खबर से, और पहली खबर हमारी क्या है ये हम आपको बताते हैं कि आखिर पहली जो खबर है जो हम आपके लिए चुनकर लाए हैं उस पहली खबर में क्या कुछ है। ओलंपिक में भारत लगातार नए कीर्तिमान रच रहा है। हॉकी में भी खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज जीतकर अपनी जीत का डंका बजाया, लेकिन जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि हॉकी का नाम आए और मेजर ध्यानचंद का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं। और अब ध्यानचंद का खेल से कनेक्शन और भी गहरा हो गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब भारत सरकार ने देश के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रख दिया है। तो आज इस पर हम खास तौर पर इस खबर का एक्सरे करेंगे और इससे जुड़ी सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ओलंपिक्स में आज भी भारत अंक तालिका में इतना पीछे क्यों रह जाता है। तो ये हमारी पहली खबर है जो हमने आपको बताया कि खबर क्या है। और अब हम तो आपको बता दें कि आज राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर अब उसको रखा गया है। और अब इस पर ध्यानचंद के जो बेटे हैं अशोक ध्यानचंद, उनका क्या कुछ कहना है, सबसे पहले वो सुनाते हैं। तो इतनी बड़ी उपलब्धि जो दुनिया में किसी और देश के पास में गोल्ड मेडल के रूप में नहीं है, उन सबको देखते हुए प्रधानमंत्री जी खुद अपने इस चीज़ को कि हमारे देश के अंदर इतना प्रतिष्ठित खेल था, इतना स्थापित खेल था, वो आज गुमनामी के अंधेरे में कहाँ खो गया, उसको उजागर करने के लिए, उसको दोबारा लाने के लिए, जो हाशिए पर था उसको मेन पटल पर लाने के लिए उन्होंने एक ऐसा काम किया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो खेलों में सबसे बड़ा होता है, उस पुरस्कार को जो मेजर ध्यानचंद जी के ही बर्थडे के ऊपर, जो उनका जन्मदिन है, जिसको कि सरकार ने संसद के अंदर मान्यता देकर इस दिन को सेलिब्रेट करने का अनुमोदन किया था, उस दिन ध्यानचंद जी के बर्थडे के ऊपर ध्यानचंद जी का अवार्ड, जो कमतर तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि खिलाड़ी जब कोई अवार्ड पाता तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। हाँ, ये बेहतर है कि कुछ अवार्ड ऐसे थे जो जिनकी कीमत कुछ ज़्यादा थी, वैसी है। तो आपने सुना अशोक ध्यानचंद के बेटे। और अब हम आपको ज़रा बताते हैं ध्यानचंद के बारे में कि वो कैसे हॉकी के जादूगर बने। ग्राफिक्स के जरिए आपको बहुत ही तसल्ली बख्श तरीके से हम समझाएंगे। जन्म हुआ उनका 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज पे उनका जन्म हुआ। 1926 में न्यूजीलैंड में उन्होंने पहला मैच खेला था। 1926 वो समय था जब पहला मैच खेला उन्होंने। 1928 और 1932 और 1936 ओलंपिक का हिस्सा रहे और तीनों ओलंपिक में कुल 39 गोल उन्होंने दागे। इसके अलावा इन तीनों ओलंपिक में भारत ने गोल्ड भी जीता है। तो हम जैसा कि कह रहे हैं कि ध्यानचंद का नाम आए और
हॉकी का नाम आए और ध्यानचंद का नाम ना आए, ऐसा तो नामुमकिन है। तो हमने आपको बताया। अब हम ज़रा आपको बताते हैं कि आज राजीव गांधी खेल रत्न का जो नाम बदला गया है, ज़रा पहले राजीव गांधी खेल रत्न का क्या इतिहास रहा है इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस अवार्ड की शुरुआत 1991-92 में हुई और सबसे पहले ये अवार्ड विश्वनाथन आनंद और गीत सेठी को मिला था। सबसे पहले ये अवार्ड जिसे मिला था। पुरस्कार के साथ इसमें दी जाती है 25 लाख की राशि। और आपको बता दें कि कुल 29 खिलाड़ियों को अब तक ये सम्मान मिल चुका है। 2 हॉकी खिलाड़ियों को मिला है ये सम्मान। 29 खिलाड़ियों को कुल मिल चुका है और उनमें भी 2 हॉकी खिलाड़ी हैं जिनको ये सम्मान मिला है। और इसके अलावा खबरों के एक्सरे में हम कुछ ऐसे आंकड़े भी आपके सामने रखने जा रहे हैं जिससे ये साफ जाहिर हो जाएगा कि हमारे देश में क्रिकेट जैसे खेलों के अलावा दूसरे खेलों को कितनी प्राथमिकता दी जाती है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और आज भी भारत में ओलंपिक की मेडल तालिका में भारत इतने पीछे क्यों जाता है, खिलाड़ियों को कितना सम्मान मिला है, ये बताते हैं। देश में हॉकी के खिलाड़ियों के नाम 2 क्रिकेट स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद के नाम पर 1 और 1 हॉकी स्टेडियम है। जवाहरलाल नेहरू के नाम पर 8 स्टेडियम है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर 3-3 स्टेडियम और ये स्टेडियम्स हैं। और आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि संवैधानिक रूप से खेल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 के तहत राज्य सूची की प्रविष्टि 33 का एक हिस्सा है। और खेल को मनोरंजन, सिनेमाई प्रदर्शन, मनोरंजन के साथ जोड़ा जाता है। खेल के लिए पूरे देश में कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं है, ये बड़ी हैरानी की बात है। और संवैधानिक रूप से खेल सिर्फ राज्य का विषय है। मतलब ओलंपिक आए तो वाहवाही होती है, बहुत नाम होता है, प्रधानमंत्री भी मिलते हैं, फोन पर भी बात होती है, लेकिन उसके अलावा कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं है इसको लेकर। और ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाला फैक्ट है। और अब आपको बता दें कि आज जो ये नाम बदला है इसको लेकर भी अब सियासत बहुत तेज हो गई है और चारों ओर इसी को लेकर अब वार पलटवार का दौर जारी है। देखिए। मेजर ध्यानचंद जी खेल के क्षेत्र में बहुत ही सम्मानजनक और प्रेरणादायी नाम है। और निश्चित रूप से जब भी किसी प्रकार के अवार्ड के बारे में विचार करना चाहिए तो उस क्षेत्र के लोगों को किस नाम से प्रेरणा मिलेगी इसका ध्यान हमेशा रखा ही जाना चाहिए। और मुझे लगता है मोदी जी ने ठीक किया। मेजर ध्यानचंद जी ना भूतो ना भविष्य ऐसे खिलाड़ी थे। हॉकी के जादूगर का नाम उन्हें पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने दिया था। पर उनका नाम, मेजर ध्यानचंद का नाम, शायद अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ना घसीटते तो अच्छा था। तो अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो पीसी शर्मा ने भी इसको लेकर सरकार पर वार किया है। तो वहीं अब बीजेपी नेता ने कहा है कि क्या ध्यानचंद बड़े खिलाड़ी नहीं थे? अगर उनका नाम पर इस पुरस्कार को रख दिया तो इतनी क्यों आपत्ति दर्ज की जा रही है? तो अब पूरे चारों तरफ इसको लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। आगे बढ़ेंगे अब हम अपनी दूसरी खबर की ओर। और दूसरी खबर बड़ी इंटरेस्टिंग सी है और बहुत अच्छी है और जो लोग भी इसको अभी देख रहे हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। खबर क्या है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है जहां आने के बाद बच्चा वापस जाने की जिद नहीं करेगा। जी हाँ, स्कूल ही कुछ ऐसा है। मध्य प्रदेश सरकार के सीएम ने राइज स्कूल योजना के प्रथम चरण में 259 स्कूल खोले जाएंगे, ये कहा। इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, कौशल, नागरिकता के संस्कार देना है, साथ ही भारतीय संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा देना है। इस स्कूल को खास तौर पर एक मॉडल के रूप में बनाया गया है और इसे पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों की छोटी सी छोटी बात को ध्यान में रखकर ऐसे डिजाइन किया गया है। तो आज खबरों के पिटारे से ये खास खबर आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, क्योंकि ये स्कूल वाकई में खास है। और आपको सीएम राइज स्कूल की एक एक डिटेल हम अपनी इस खबर में देंगे। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि एक स्कूल ऐसा भी
कैसा, ये आपको चलिए बताते हैं। ये सरकारी स्कूल है, ये मैं आपको बता दूं। चलिए, बच्चों के लिए इस स्कूल में क्या खास होगा। बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई तो दी जाएगी और कौशल और नागरिकता के संस्कार भी दिए जाएंगे, बेसिक जो होते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बच्चों की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाएगा। बच्चों की सोच के हिसाब से क्लासेस डिज़ाइन की गई हैं, उस हिसाब बच्चों की पढ़ाई उस हिसाब से होगी। विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधा, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग, समृद्ध लाइब्रेरी की सुविधाएं भी इसमें दी जाएंगी। तो ये सारी सुविधाएं, इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ाई होगी। सरकारी स्कूल है लेकिन हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में इसमें पढ़ाई होगी। प्री नर्सरी के हायर सेकेंडरी तक की इसमें प्री नर्सरी से हायर सेकेंडरी तक की इस स्कूल में पढ़ाई होगी। तो ये सुविधाएं इस स्कूल में हैं, लेकिन तैयारी कैसी है ज़रा ये भी बता देते हैं आपको कि कैसे इस स्कूल को तैयार किया है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कुल 40 दिनों में इस स्कूल को तैयार किया है। 33 बच्चों का हो चुका है इस स्कूल में एडमिशन। अब तक 40 सीट्स हैं जिसमें से 33 को एडमिशन हो चुका है। प्रत्येक क्लास के लिए 8 शिक्षक हैं, 8 टीचर्स हैं। स्कूल में 5 से 6 टीचर म्यूजिक और स्पोर्ट्स के लिए है, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। और बच्चों का अगर झुकाव जो है म्यूजिक स्पोर्ट में है तो उसके लिए भी टीचर्स रखे गए हैं, ताकि बच्चों को और बढ़ावा मिले और बच्चे और मजकर बाहर निकले। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने पहले भी बताया आपको, 40 दिनों के अंदर बनकर ये स्कूल तैयार हुआ है। इतने कम समय में इतना अच्छा स्कूल अपने आप में हैरान करने वाली बात है, लेकिन ऐसा हुआ है और ये पहला स्कूल बना है। इसके अलावा राज्य में खुलते हैं अभी 9,200 और स्कूल। सीएम राइज स्कूल है ये, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर घोषणा भी की थी और ये स्कूल अब खुल गया है। सिर्फ 40 दिनों के अंदर ये स्कूल खुला है। अब ज़रा पढ़ाई की बात कर लेते हैं कि कैसी पढ़ाई होगी, किस तरीके से इसमें पढ़ाई होगी। तो थीम बेस्ड पढ़ाई होगी। बच्चों को कराई जाएगी थीम बेस्ड पढ़ाई, ताकि बच्चे इंटरेस्ट ले पढ़ाई में। अलग अलग थीम पर बेस्ड हैं सभी क्लासेस, हर क्लास अलग अलग थीम पर बेस्ड है। 8 क्लासेस हैं, हर क्लास अलग अलग थीम पर बेस्ड है। बच्चों के लिए बनाए गए कुल 8 थीम, जैसा मैंने पहले भी बताया 8 थीम हैं जो बच्चों के लिए बनाई गई हैं। कलरफुल बनाई गई हैं क्लासेस को बहुत कलरफुल बनाया है। जैसा आप सभी जानते हैं बच्चों को कलर्स बहुत पसंद होते हैं, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, तो क्लासेस को इतना इंटरेस्टिंग बनाया है कि बच्चे वहाँ जाएं, बच्चे वहाँ जाकर एंजॉय भी करें, अपनी बेसिक्स भी सीखें, संस्कार भी सीखें और बच्चे वहाँ से जब बाहर निकले तो बच्चे पूरी तरीके से परफेक्ट हो। इस तरीके से इस स्कूल को डिज़ाइन किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये खबर बहुत पसंद आई होगी, खासकर उन माता पिता को जो चाहते हैं कि बच्चा ऐसे स्कूल में जाए जहां बच्चे का इंटरेस्ट भी रहे और बच्चा वहां पर अच्छे से पढ़ाई भी करे। और ये सरकारी स्कूल है, मैं फिर आपको बता दूं तो ये अपने आप में और अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस, इसको लेकर भी हम कई खबरें आपको दिखा चुके हैं। तो ये सरकारी स्कूल ऐसा भी एक स्कूल ऐसा भी, इसलिए ये हम खबर आपके लिए चुनकर लाए हैं। अब एक और खबर, अगली जो हमारी खबर है वो है प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है। जी हाँ, ये सभी जानते हैं और इसको लेकर ओबीसी ने विरोध भी किया था, इसको लेकर प्रदर्शन भी किया था। अब तो सरकार पर भी आरोप लगने लगे हैं कि सरकार की मंशा आरक्षण देने की है या नहीं। और हाईकोर्ट के अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर ने इस संबंध में महाधिवक्ता पुष्पेंद्र गौरव पर आरोप लगाते हुए कहा कि एडवोकेट अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को उतनी मजबूती से नहीं रखा है, जिसका खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो आज एक्सरे के इस एपिसोड में इस खबर का एक्सरे करेंगे और ओबीसी आरक्षण के पीछे की पूरी कहानी परत दर परत आपको समझाएंगे। तो चलिए, ये ओबीसी का क्या मामला है ये भी हम आपको बताएंगे। और अब इस मामले में क्योंकि एक नया मोड़ आ गया, पिछले लंबे समय से ये मामला चलता हुआ आ रहा है। लेकिन आज की तारीख में मध्य प्रदेश शासन की ये मंशा क्लियर है कि वो ओबीसी को समुचित प्रतिनिधित्व 27% आरक्षण देना नहीं चाहती। ये उस आदेश के पैरा नंबर 5 और 6 में स्पष्ट रूप से पढ़ने से परिलक्षित होता है कि शासन की तरफ से 13% आरक्षण होल्ड करने के लिए स्वयं आवेदन माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया। और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। हमारे ओबीसी वर्ग को ये भ्रमित कर रहे हैं
किस आधार पे आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे जब आपने ही इसको होल्ड कराया है? तो सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई औचित्य है नहीं। तो आज 29,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी हो चुकी है, जो 27% के हिसाब से बनी है। यदि 13% आरक्षण सरकार होल्ड करती है तो 5 से 7 हज़ार ओबीसी के बच्चे फॉलन आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। आपने सुना ये याचिकाकर्ता को, उनका कहना है कि आपने होल्ड कराया तो आप किस बात के लिए आप कोर्ट जाएंगे। चलिए पूरा मामला पहले मैं आपको बता देती हूँ, ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की मांग है, ओबीसी वर्ग की 27% आरक्षण की मांग है। ये मांग ओबीसी वर्ग की है और आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण की मंजूरी दी थी और कमलनाथ सरकार ने सरकार बनने से पहले ये वचन पत्र में भी ये वचन था जिसको उन्होंने पूरा किया था जब कमलनाथ की सरकार बनी थी। 2019 में कानून बनाकर इसको लागू किया गया था, जिससे ओबीसी वर्ग में भी जाहिर है खुशी का माहौल आ गया था, बन गया था, क्योंकि उनको वो राह देख रहे थे कि सरकार बनेगी तो हमारी ये मांग पूरी होगी, इस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले को होल्ड कर दिया है। ये भी एक खबर है कि 2019 में हाईकोर्ट ने इस फैसले को होल्ड कर दिया था, इस पर रोक लगा दी थी हाईकोर्ट ने। तो ये पूरा मामला था और कमलनाथ सरकार ने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कमलनाथ सरकार ने इसको मंजूरी दी थी, इस पर कानून भी बनाया था, लेकिन उसके बाद इस फैसले को होल्ड कर दिया गया था कोर्ट की तरफ से। अब कंफ्यूजन क्या है, ज़रा मैं ये भी हम जानते हैं कि कौन कंफ्यूज है। एक तरफ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट में याचिका दायर की है, जिनको हमने आपको सुनाया भी, जिन्होंने आरोप भी लगाए हैं और अटॉर्नी जनरल पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो उन्होंने अब कोर्ट में याचिका दायर की है और वहीं अटॉर्नी जनरल को बनाया है उन्होंने पार्टी। जी हाँ, आपने अभी रामेश्वर सिंह ठाकुर को सुना भी और उनका कहना भी था कि किस बात की याचिका दायर की, किस बात का कहा जा रहा है कि हम साथ हैं और हम कोर्ट जाएंगे, जब होल्ड करवाया है। और ये कहा है रामेश्वर ठाकुर ने कि हलफनामा में 13% आरक्षण होल्ड करने की बात सरकार ने कही है। जो हलफनामा कोर्ट में दायर किया है उसमें इसको होल्ड करने की बात कही गई है सरकार की तरफ से। ये आरोप लगाया है, जो हमने आपको सुनाया भी, अभी कहा भी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने। सरकार का कहना है कि ओबीसी को दिलाएंगे 27% आरक्षण, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम 27% आरक्षण दिलाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, ये सरकार का कहना है। तो अब ये इतना कंफ्यूजन क्यों है, हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या कंफ्यूजन है कि एक तरफ सरकार पर ये आरोप भी लग रहा है अटॉर्नी जनरल पर कि भाई जो आपने हलफनामा वहाँ पर दाखिल किया है उसमें तो लिखा है कि आप इसको होल्ड कर दें, और वहीं आप ये बात कह रहे हैं, सरकार ये बात कह रही है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी 14% आरक्षण के दायरे में है ओबीसी, लेकिन 13% की और मांग है और ये 27% टोटल आरक्षण हो। और आपको बता दें कि ये आरक्षण हुआ था, उसको मंजूरी मिल गई थी जब कमलनाथ सरकार आई थी। 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही थी और कमलनाथ की सरकार में इस पर कानून भी बना था, लेकिन आगे चलकर इस पर कोर्ट ने जो है वो होल्ड कर दिया। अच्छा, इसको लेकर एक और बात है, वो ये कि कांग्रेस का ये कहना है कि ये कानून हमने बनाया, मंजूरी से हमने दी, और अब जो सरकार जो कह रही है कि हम ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे या फिर हम अधिकार दिलाएंगे, हम आरक्षण दिलाएंगे और हम साथ में हैं, ये अब पूरा क्रेडिट जो है वो सरकार लेना चाहती है, जबकि हमने इस बाबत हमने पूरा काम किया, हम इसको लेकर कानून लेकर आए और हम ही ने ये कानून बनाया। तो अब इस पूरे मामले में बहुत कंफ्यूजन है। एक तरफ जहां कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि आप क्रेडिट ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रामेश्वर सिंह ठाकुर, जिनको हमने आपको सुनाया भी, उनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से एक जो हलफनामा दायर किया गया है उसमें तो 13% को होल्ड रखने की बात की गई है, लेकिन बाहर ये कहा जा रहा है कि हम ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 27% आरक्षण दिलाएंगे। एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि अभी 14% आरक्षण जो है वो मिला हुआ है और अभी 13% आरक्षण को लेकर ये इसको लेकर ये पूरा हंगामा भी चल रहा है। इसको लेकर ओबीसी ने भी प्रदर्शन किया, इसको लेकर पिछले दिनों काफ़ी प्रदर्शन हुआ और अभी सरकार ने इसको होल्ड पे रखा है। जुलाई की मैं बात करूं, जुलाई 2021 में ही सरकार ने इसको होल्ड पे रखा है और उसके बाद से ही फिर ये मुद्दा
मुद्दे ने उछाल मारी और इस मुद्दे पर ये पूरी सियासत जो है वो लगातार जारी है। लेकिन इसमें जो अभी अपडेट आया वो ये कि रामेश्वर सिंह ठाकुर ने अब ये आरोप लगाया अटॉर्नी जनरल पर कि आपने हलफनामे में कुछ और लिखा है और आप बाहर कुछ और बात कह रहे हैं। तो ये खबर थी हमारी आज की 3। उम्मीद करती हूँ कि तफसील से जो हमने आपको बताई, एक्सरे जो इसका किया आपको समझ में भी आया होगा और आपको ये खबर जो हम चुन के खास तौर पर आपके लिए लेकर आए आपको अच्छी भी लगी होंगी। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और बाकी खबरों की लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।